जिस लड़की से मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था, उसे बचाने के लिए मैंने वही समय चुना जब वो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी, उसे धोखा देने का। हर किसी ने मुझे एक बेदिल कमीना कहा, मुझे कोसा, लेकिन मैं जरा भी नहीं दिगा और उसे छोड़ दिया। मैंने खुद को एक इंसानी टेस्ट सब्जेक्ट बनने के लिए चुन लिया। 3 साल बाद मेरा टेस्ट सब्जेक्ट वाला करियर खत्म हो गया। सबसे पहला काम जो मैंने किया वो उससे माफी मांगना नहीं था, बल्कि एक फ्यूनरल सर्विस सेंटर जाना था। क्योंकि 3 साल तक दवाइयों के ट्रायल के बाद मेरे अंदरूनी अंग बुरी तरह खत्म हो चुके थे। अब मेरे पास जीने के लिए सिर्फ 1 महीना बचा है। मैं नहीं चाहता कि जब उसे उस धोखे की सच्चाई पता चले जो मैंने जानबूझकर रचा था, तो वो अपनी बाकी जिंदगी पछतावे और खुद को दोष देने में बिताए। इसलिए मुझे ये राज अपने साथ लेकर हमेशा के लिए उससे दूर जाना होगा। मिस्टर लिन, आपने जो फ्यूनरल पैकेज पहले बुक किया था उसकी कुल कीमत 86,000 है। मैंने अपने हाथ में पकड़े बैंक कार्ड की तरफ देखा। मेरे पास सिर्फ 50,000 युआन है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अब एक सम्मानजनक तरीके से मरना भी मेरे लिए एक लग्जरी बन जाएगा। अभी मेरे पास सिर्फ 50,000 युआन है। क्या मैं बाकी पैसे कुछ दिनों में दे सकता हूँ? मिस्टर लिन, आपको बस 1 महीने के अंदर बाकी रकम जमा करनी होगी। 1 महीने में 36,000 युआन कमाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन शायद कोई तरीका मिल जाए। उस रात मैं जिंक्स सिटी के सबसे बड़े ज्वेलरी डाला के एंट्रेंस पर गया। क्योंकि मेरे पास कोई इनविटेशन नहीं था, इसलिए मुझे सिक्योरिटी ने दरवाजे पर ही रोक दिया। मैं पूरे 3 घंटे तक वहीं खड़ा इंतजार करता रहा। फिर अंदर के लोग बाहर निकलने लगे। लियू रुआन ग्वानचेन के हाथ में हाथ डाले बड़े ही शान से बाहर आई। उनके पास खड़े एक अमीर लड़के ने खुशामद करते हुए कहा, यानचेन, लियू रुआन तुम्हारे लिए सच में बहुत अच्छी है। 80 मिलियन युआन की घड़ी उसने बिना सोचे खरीद ली। रुआन ने कहा, शादी जिंदगी में एक ही बार होती है, इसलिए वो ग्वानचेन को हर चीज सबसे बेहतरीन देना चाहती है। वाह, ये तो वादा हुआ कि वो तुम्हें कभी तलाक नहीं देगा। जब वो दोनों एक ब्लैक स्ट्रेच लिंकन में बैठने वाले थे, मैंने लियू रुआन को आवाज दी। लियू यान ने मेरी आवाज सुनी और मुड़कर देखा। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसकी आंखों में कई भाव एक साथ उभरे और आखिर में वो गहरी हड्डियों तक ठंडी नफरत में बदल गए। मैं उसके पास गया और अपनी कलाई से सी शेल वाला ब्रेसलेट उतार लिया। लियू रुआन, मैं इस ब्रेसलेट के बदले तुमसे 36,000 युआन लेना चाहता हूँ। ये ब्रेसलेट उस समय का था जब हम पहली बार डेटिंग शुरू कर रहे थे। जब हम बीच पर गए थे तो लियू रुआन ने खुद सीपियां चुनकर इसे मेरे लिए बनाया था। लिन बे, मुझ पर भरोसा करो, एक दिन तुम इसे मेरे साथ दुनिया की सबसे कीमती चीज के बदले बदलोगे। लियू रुआन ने झपट्टा मारकर वो ब्रेसलेट मेरे हाथ से छीन लिया। उसकी नजरें ऐसी थीं जैसे वो मुझे जिंदा खा जाना चाहती हो। लिन बे, 3 साल हो गए, तुम मेरे पास सिर्फ पैसे मांगने आए हो? अगर नहीं तो रहने दो। वैसे भी मैंने तुमसे कुछ उम्मीद नहीं की थी। असल में मैं बस मरने से पहले उसे एक बार और देखना चाहता था और उसका चेहरा अपनी यादों में हमेशा के लिए बसाना चाहता था। ये कहकर मैंने ब्रेसलेट वापस लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन लियू रुआन ने उसे सीधे जमीन पर फेंक दिया। क्या यही वो कमीना है जिसने उस समय रुआन को छोड़ दिया था? हाँ, मैंने सुना था उस वक्त रुआन अपना बिजनेस शुरू कर रही थी और अचानक उसे हार्ट फेलियर हो गया। उसे जिंदा रहने के लिए हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत थी और जैसे ही उसे पता चला, इसने तुरंत उसे छोड़कर एक अमीर लड़की के साथ चिपक गया और उसका रखा हुआ आदमी बनकर विदेश चला गया। अब जरूर इसे बहुत पछतावा हो रहा होगा, तभी इतनी बेशर्मी से यहाँ आ गया। सच में बेशर्म है। अगर मैं रुआन होती तो मैं इसे जिंदा ही तड़पा तड़पा कर मार देती। हाँ, ये लड़का तो बहुत ही घमंडी है। जो कुछ उन्होंने कहा वो सच था, लेकिन उस सच के पीछे छुपा असली सच कोई नहीं जानता था। उस समय लियू रुआन को हार्ट फेलियर हो गया था और उसे तुरंत ट्रांसप्लांट की जरूरत थी। मैंने अनगिनत मुश्किलों के बाद उसके लिए एक सही दिल ढूंढा। डोनर एक वेजिटेटिव स्टेट में था। उसका पिता एक ड्रग रिसर्च का पागल इंसान था। उसकी एक ही शर्त थी कि अगर मैं उसके बेटे का दिल चाहता हूं तो मुझे खुद उसकी नई दवा के लिए टेस्ट सब्जेक्ट बनना होगा। मुझे पता था कि लियू रुआन कभी भी मुझे टेस्ट सब्जेक्ट बनने नहीं देगी, इसलिए मैंने किसी से मदद ली और एक अफेयर का नाटक रचकर उसे छोड़ दिया। अचानक मेरे सीने में तेज दर्द उठा। मेरा चेहरा पीला पड़ गया। मैंने दांत भीने लिए ताकि करहा न निकल जाए। फिर मैं नीचे झुक गया और टूटे हुए सी शेल ब्रेसलेट के टुकड़े एक एक करके उठाने लगा। उन्हें अपनी जेब में रखा और जाने के लिए तैयार हो गया। तभी एक अमीर औरत जो बेहद आलीशान कपड़ों में थी मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसके हाथ में पैसों की गड्डी थी। मैंने सुना है कि पहले तुम 10,000 युआन के लिए किसी के साथ भी सो जाते थे। ये लो 10,000। अब सबके सामने अपने कपड़े उतारो और दिखाओ कि तुम्हारा शरीर कितना बेशर्म है। जब मैं चुप खड़ा रहा तो किसी और ने 10,000 और निकालकर मेरी तरफ फेंक दिए। अगर पैसे कम लग रहे हैं तो और 10,000 जोड़ देते हैं।
अब मेरे लिए कपड़े उतारो। मेरा चेहरा जलने लगा, शर्मिंदगी मेरे अंदर उमड़ पड़ी। मैं वहां से जाना चाहता था, लेकिन भीड़ ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया था। रुआन, चलो यहाँ से, इस तरह का आदमी तुम्हारी एक नज़र के भी लायक नहीं है। लू, रुआन और गुआनचेन कार में बैठने ही वाले थे कि अचानक किसी ने मेरे कपड़े फाड़ दिए। बेशरम कमीना, ये नकली शरीफ बनने का नाटक किस लिए? इसे सबके सामने नंगा कर दो। मैं जमीन पर बैठ गया, खुद को कसकर पकड़ लिया, लेकिन मेरे कपड़े बेरहमी से फाड़ दिए गए और मेरे शरीर के बड़े हिस्से नजर आने लगे। मेरी नजर धुंधली होने लगी। तुम सब दफा हो जाओ। लू रुआन की गुस्से भरी आवाज ने भीड़ को तुरंत हटा दिया। इसके तुरंत बाद एक कोट जिसमें अभी भी हल्की गर्माहट थी मेरे ऊपर डाल दिया गया। लिन बे, निंग बिंग के साथ रहने वाले तुम ही हो, है ना? तब तुम मुझे छोड़कर उसके साथ विदेश चले गए थे। क्या वो तुम्हें ऐसी जिंदगी देती है? वो मुझसे बोर हो गई और मुझे छोड़ दिया, लेकिन मैं शुरू से ही उसके पैसे के लिए उसके साथ था, तो मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। एक रात के 10,000? क्या सीईओ ल्यू ट्राई करना चाहेंगे? इतना सस्ता? क्या तुम पैसों के लिए इतने बेताब हो? उसने तुरंत अपने असिस्टेंट से 1,00,000 युआन मंगवाए और मेरी तरफ फेंक दिए। उन पैसों का तेज किनारा मेरे गाल को काट गया। पूरा महीने के लिए तो डिस्काउंट होना चाहिए, है ना? आज से तुम मेरे नौकर हो। इस 1 महीने में मैं धीरे धीरे तुम्हारे साथ खेलूंगी। ये कहकर लू रुआन गुआनचेन के साथ कार में बैठी और चली गई। मैं धीरे धीरे जमीन से 1,00,000 युआन उठाने लगा और खुद पर हंस पड़ा। मेरी किस्मत इतनी भी बुरी नहीं है। सिर्फ 1 दिन में मैंने अपनी कब्र के लिए काफ़ी पैसे कमा लिए। उसके बाद मैं पैसे लेकर फ्यूनरल सेंटर वापस गया। पेमेंट करने के बाद मैं टैक्सी लेकर उस पते पर पहुंचा जो लू रुआन ने दिया था। जैसे ही मैं स्प्रिंग माउंटेन लेक डिस्ट्रिक्ट पहुंचा, एक बटलर ने मुझे नौकर की यूनिफॉर्म थमा दी। जल्दी बदल लो, लू रुआन ने कहा है। आज रात तुम उसके बेडरूम के बाहर पहरा दोगे। कपड़े बदलने के बाद मैं दूसरी मंजिल के बेडरूम के दरवाजे के पास गया। अभी मैं पास भी नहीं पहुंचा था कि अंदर से कराहने की आवाजें आने लगी। मेरा पूरा शरीर जड़ हो गया। वो आवाजें जैसे अदृश्य ब्लेड बनकर बार बार मेरे दिल को काट रही थी। मैं घबरा गया और भागना चाहता था, लेकिन तभी दरवाजा अचानक खुल गया। लू रुआन नाइट गाउन में थी। उसकी गर्दन पर कई संदिग्ध निशान थे। उसकी तीखी नजरें सीधे मुझ पर टिक गईं। दरवाजे के बाहर खड़े होकर दूसरों को ये सब करते सुनना कैसा लग रहा है? मुझे पता था लू रुआन ये सब मेरे उस पुराने अफेयर का बदला लेने के लिए कर रही है, लेकिन मैं अपनी कमजोरी दिखा नहीं सकता था। मिस्टर गू थोड़े जबरदस्ती वाले लग रहे थे। चूंकि आपने इतना पैसा खर्च किया है तो मैं खुद उन्हें कुछ सिखाने को तैयार हूँ। सच में बेशरम हो तुम। पैसों के लिए कुछ भी करोगे, है ना? बिल्कुल, पैसों के लिए कौन मुश्किल पैदा करेगा? तुम जैसे आदमी मुझे बेहद गंदे लगते हैं, लेकिन शायद कोई जानवर भी तुम्हें गंदा नहीं समझेगा। मैं अभी लू रुआन की बात का मतलब समझ ही नहीं पाया था कि उसने ठंडे स्वर में आदेश दिया, इसे पीछे के आंगन में ले जाओ और साइबर के साथ बंद कर दो। तुरंत 2 नौकर आए और मुझे घसीटते हुए पीछे के आंगन में ले गए। जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि साइबर एक खतरनाक तिब्बती मास्टिफ था। उसके बड़े बड़े दांत देखकर मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। बचपन में अनाथालय में मुझे कुत्ते ने काट लिया था। तब से मुझे कुत्तों से गहरा डर लगता है। नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। मुझे जाने दो, मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। लिन बेई, तुमने ही कहा था कि पैसे के लिए कुछ भी करोगे, अब डर क्यों रहे हो? मैं पैसों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन इतनी विकृत चीज के लिए और पैसे देने होंगे। तुमने जो पैसे दिए हैं वो अभी काफी नहीं है। और 100,000 जोड़ दो, इसे अंदर बंद कर दो। नौकरों ने मुझे जबरदस्ती पिंजरे में धक्का दिया और ताला लगा दिया। जब गुआनचेन कपड़े बदल कर आया तो उसने बॉडीगार्ड्स को मुझे उठाकर ले जाते हुए देखा। वहीं लू रुआन पागलों की तरह उनके साथ भाग रही थी। उसे ये तक एहसास नहीं हुआ कि उसने गुआनचेन को धक्का देकर गिरा दिया। गुआनचेन की नजरें मुझ पर टिकी थीं। उनमें जलन और दुर्भावना साफ झलक रही थी। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो खुद को एक मुलायम बिस्तर पर लेटा हुआ पाया। मेरी पिंडली के घाव पर पट्टी बंधी हुई थी। गुआनचेन मेरे बिस्तर के पास खड़ा था। जैसे ही उसने देखा कि मैं जाग गया हूँ, उसने सख्त आवाज में पूछा, लिन बेई, तुम वापस क्यों आए? जब रुआन को हार्ट फेलियर हुआ था तुम उसे छोड़कर चले गए थे। उसे अकेला छोड़ दिया था ब्राइडल सूट में। क्या तुम्हें पता है वो लगभग मर ही गई थी। जब मैं वहां पहुंचा तो वो अपने ही खून में लथपथ थी और फिर भी तुम्हारा नाम पुकार रही थी। उसकी किस्मत अच्छी थी कि जैसे ही मैं उसे अस्पताल ले गया, डॉक्टर ने बताया कि उन्हें उसके लिए मैचिंग हार्ट मिल गया है। लेकिन अस्पताल से निकलने के बाद उसने सबसे पहले तुम्हें ढूंढा। वो कहती थी कि अब वो ठीक हो गई है ताकि तुम उससे नफरत न करो और वो मेहनत करके तुम्हें सबसे अच्छी जिंदगी देगी। और तुम उसे छोड़कर अपनी मौज करने चले गए। क्या तुम्हें पता है उस समय एयरपोर्ट पर रुआन कितनी बुरी तरह रोई थी? मेरी आंखों के कोनों से आंसू बहने लगे। इन 3 सालों में मेरा दर्द भी लू रुआन से कम नहीं था। मैं एक लैब में बंद था, न सूरज देख सकता था, न बाहर जा सकता था। हर दिन बस अनगिनत दवाइयां और अंतहीन एक्सपेरिमेंट सहने पड़ते थे। मैं 3 साल तक रुआन के साथ रहा, तब जाकर वो मेरे दिल में आई। अब हम आखिरकार शादी करने वाले हैं और तुम पैसों के लिए उसे परेशान करने वापस आ गए।
मैं कहना चाहता था कि मैं पैसों के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं मरने वाला हूँ, इसलिए आखिरी बार रुआन को देखना चाहता था। लेकिन आखिर में मैं एक शब्द भी नहीं कह पाया। उसके खत्म करते ही उसने मुझे बिस्तर से खींचकर नीचे गिरा दिया और फिर अपना सिर खुद ही दीवार पर दे मारा। ताज़ा खून उसके माथे से बहने लगा। लू रुआन ने आवाज़ सुनी और जल्दी से कमरे में आई। उसने घबराते हुए ग्वानचैन को संभाला और पूछा, यानचैन तुम ठीक हो? रुआन, लिन बेई ने मुझे धक्का दिया। मैं वहीं स्तब्ध रह गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ग्वानचैन मुझे फंसाने के लिए ऐसा तरीका अपनाएगा। जैसे ही मैं सफाई देने वाला था, लू रुआन ने मुझे लात मार दी। अगर यानचैन को कुछ हुआ तो मैं तुमसे तुम्हारी जान लेकर इसकी कीमत वसूल करूंगी। ये कहकर वो ग्वानचैन को उठाकर अस्पताल की ओर भागी। मुझे नहीं पता कितना समय बीता, तभी बटलर कुछ लोगों के साथ कमरे में घुसा। उन्होंने मुझे ऐसे पकड़कर अस्पताल ले गए जैसे मैं कोई माफ ना किए जाने वाला अपराधी हूँ। अस्पताल में ग्वानचैन के सिर पर पट्टी बंधी हुई थी। वो पीले चेहरे के साथ बिस्तर पर लेटा था। लू रुआन की आंखों में उसके लिए दर्द भरा हुआ था, लेकिन जैसे ही उसने मुझे देखा वो दर्द गहरी नफरत में बदल गया। घुटनों पर बैठो और यानचैन से माफी मांगो। मुझे जबरदस्ती घुटनों के बल झुका दिया गया। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। इस वक्त मैंने संघर्ष करना छोड़ दिया था। मैंने बेजान आंखों से पूछा, अगर मैं माफी मांग लूं तो क्या तुम मुझे जाने दोगी? मैं सच में बहुत थक गया हूँ। मेरा शरीर और मेरी आत्मा दोनों दर्द में है। मैं बस अब एक शांत जगह पर जाना चाहता हूँ और चुपचाप अपने अंत का इंतजार करना चाहता हूँ। मुझे जाने दो। ये शब्द सुनते ही लू रुआन का दिल अनजाने में कस गया। उसने बेडसाइड टेबल से पानी का ग्लास उठाया और मेरे चेहरे पर फेंक दिया। तुम्हें मुझसे सौदा करने का कोई हक नहीं है लिन बेई। तुम मुझ पर कर्जदार हो और इस जिंदगी में तुम इसे चुका नहीं सकते। तुम सच में लोगों के लिए साथ निभाना मुश्किल बना देते हो। कपल्स का मिलना जुलना और अलग होना आम बात है। ये कैसे मेरे ऊपर तुम्हारा कर्ज बन गया? तुम्हारे पास दिल ही नहीं है। इसे पकड़ो और इससे यानचैन के सामने सिर झुकवाकर माफी मंगवाओ। तुरंत किसी ने मेरा सिर पकड़कर नीचे दबा दिया और फर्श पर पटक दिया। 1 बार, 2 बार, 3 बार। मेरा माथा सूज गया, लाल हो गया और खून बहने लगा, लेकिन वो लोग रुके नहीं। आखिर में ग्वानचैन ने ही कहा, रुआन, मैं अब ठीक हूं, इसे जाने दो। इसने बुरी नीयत से तुम पर हाथ उठाया है। तुम्हें इस पर दया करने की जरूरत नहीं है। मैं इस पर दया नहीं कर रहा। मैं चाहता हूं कि तुम खुद को छोड़ दो रुआन। 3 साल हो गए हैं, अब तुम्हें इसे जाने देना चाहिए। यान, ज्यादा मत सोचो। मैंने बहुत पहले ही इससे प्यार करना छोड़ दिया था। अब मैं बस इस बेदिल इंसान से बदला लेना चाहती हूँ। सच में? बिल्कुल। मैं वादा करती हूँ हमारी शादी से पहले मैं इसे हमारी दुनिया से पूरी तरह गायब कर दूंगी। तभी ग्वानचैन ने अनमने ढंग से सिर हिलाया। लू रुआन ने मेरे खून से सने माथे की तरफ देखा और आदेश दिया, किसी डॉक्टर को बुलाओ और इसकी पट्टी करवा दो। डॉक्टर लियू को खींचकर लाया गया। जैसे ही उसने मुझे जमीन पर देखा, वो हैरान रह गया। मिस्टर लिन, तुम इसे जानते हो? मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। डॉक्टर लियू वही था जो उस समय हार्ट ट्रांसप्लांट की सच्चाई जानता था। उसने उस समय मुझे समझाया भी था, शाओ वूजी एक पागल फार्मास्यूटिकल इंसान है। उसने अपने ही बेटे को वेजिटेबल बना दिया है। अगर तुम उसकी लैब में टेस्ट सब्जेक्ट बनोगे तो ये अपनी जिंदगी के साथ सौदा करने जैसा होगा। लेकिन उस समय मेरा फैसला पक्का था। चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े, मुझे लू रुआन को बचाना ही था। अगर लू रुआन उस समय की सच्चाई पूछ लेती तो सब कुछ छुपाना नामुमकिन हो जाता। इसलिए मैंने खुद ही पहले बोल दिया। उस समय मैं और मिस निंगबिंग बहुत ज़्यादा खेल रहे थे और गलती से रात में अस्पताल पहुंच गए थे। इमरजेंसी केस डॉक्टर लियू ने ही संभाला था। लिन बेई, तुम सच में बेशर्म हो। इस पूरे कमरे को और इसमें मौजूद इस इंसान को अच्छी तरह डिसइंफेक्ट करो। ये आदेश देकर वो ग्वानचैन को लेकर बाहर चली गई। मैंने डॉक्टर लियू की आस्तीन पकड़ ली और विनती की, डॉक्टर लियू प्लीज़ उस समय की सच्चाई लू रुआन को मत बताइए। तुमने उसे बचाने के लिए 3 साल तक लैब में खुद को बर्बाद किया। अब तुम मरने के कगार पर हो और फिर भी वो तुम्हें गलत समझ रही है। क्या ये सब तुम्हारे लिए सच में सही है? ये इसके लायक है। बहुत जल्दी कुछ नर्सें प्रोटेक्टिव कपड़ों में अंदर आईं और उन्होंने पूरे कमरे में और मुझ पर डिसइंफेक्टेंट छिड़क दिया। उसकी तेज़ गंध से मेरी आंखों में पानी आ गया और सांस लेना मुश्किल हो गया। डॉक्टर लियू ने गहरी सांस लेकर आह भरी। मुझे एक टिश्यू देने के बाद डॉक्टर लियू ने मेरे माथे के घाव को साफ किया और उस पर पट्टी बांधी। आने वाले दिनों में लू रुआन ने मेरे साथ कोई अजीब हरकत नहीं की। उसने सच में मुझे सिर्फ एक नौकर की तरह ट्रीट किया और मुझे सताया। वो मुझसे पानी का टब लाने को कहती ताकि वो अपने पैर धो सके, फिर खुद ही उस टब को लात मारकर गिरा देती और मुझे घुटनों के बल बैठाकर फर्श साफ करने को कहती। जो खाना मैं मेहनत से बनाता उसे लू रुआन कुत्ते के सामने फेंक देती। तुम जैसे गंदे इंसान के सामने तुम्हारे बनाए खाने के लायक तो सिर्फ जानवर ही हैं। वो ग्वानचैन को लग्जरी स्टोर्स में शॉपिंग के लिए ले जाती और एक डिजाइनर दुकान की सारी घड़ियां खरीदने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देती। फिर मुझे मजबूर करती कि मैं हर घड़ी को खुद उठाकर विला तक लेकर जाऊं। दिन रात दौड़ते दौड़ते
मैं रास्ते में ही थक कर गिर पड़ा। जब मैं फिर से अस्पताल में जागा तो डॉक्टर लियू ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में मैंने अपने शरीर को जरूरत से ज्यादा थका दिया है। अब मेरा शरीर और सहन नहीं कर सकता। ज्यादा से ज्यादा मेरे पास सिर्फ 1 हफ्ता बचा है। ये सुनकर मुझे बस राहत महसूस हुई। आखिरकार मुझे इस आधे मरे हुए शरीर को घसीटते हुए जीना नहीं पड़ेगा और लू रुआन के लिए दिल में दबे हुए जज्बात लेकर जीना भी खत्म हो जाएगा। बस मरने से पहले मुझे एक आखिरी काम करना है। तभी लू रुआन का फोन आया। लिन बे, तुम बस एनीमिया की वजह से बेहोश हुए हो? कितने दिन अस्पताल में पड़े रहने का प्लान है? अभी के अभी रोमनेस्क ब्राइडल शॉप पहुंचो और यानचेन के कपड़े बदलने में मदद करो। मैं बिस्तर से उठा और ब्राइडल शॉप की ओर चला गया। मेरा चेहरा बहुत ज्यादा पीला था, इसलिए मैंने खास तौर पर एक नर्स से कहा कि वो हल्का मेकअप कर दे ताकि ये छुप जाए। जब मैं वहां पहुंचा, लू रुआन और गुआनचेन पहले ही अपनी वेडिंग ड्रेस और सूट पहनकर फिटिंग रूम से बाहर आ चुके थे। पूरी वेडिंग ड्रेस हल्के बैंगनी रंग की थी, जो लू रुआन की खूबसूरती को और निखार रही थी। पास खड़ी शॉप असिस्टेंट ने तारीफ करते हुए कहा, ये वेडिंग ड्रेस सच में बहुत खूबसूरत है। सुना है इसे मिस लू ने खुद डिजाइन किया है। हाँ, और सुना है कि इस ड्रेस पर लगा लेवेंडर प्रोवेंस से बिल्कुल उसी तरह रेप्लिकेट किया गया है। मैं वहीं जड़ होकर खड़ा रह गया। मेरी आंखों के कोने अपने आप नम हो गए। ये वेडिंग ड्रेस मैंने लू रुआन के लिए डिजाइन की थी और उसने सच में इसे बनवाया भी था, लेकिन इसे पहनकर शादी करने वाला इंसान अब मैं नहीं था। लू रुआन बड़े ध्यान से गुआनचेन के बाल ठीक कर रही थी। फिर उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में जो नरमी थी वो तुरंत गायब हो गई। इतना गुलाबी चेहरा और तुम कहते हो कि तुम्हें एनीमिया है? जैसा सोचा था, तुमने डॉक्टर के साथ मिलकर बहाना बनाया है। तुमने सही पकड़ लिया। मैं तो बस इस मौके का फायदा उठाकर कुछ दिन आराम करना चाहता था। लिन बे, मैंने तुम्हें 1 महीने के लिए 1 लाख युआन देकर रखा है, यहाँ आराम करने के लिए नहीं। जाओ, यानचेन के जूते लाओ। मैं आगे बढ़ा और शेल्फ से नुकीले लेदर शूज उठाकर गुआनचेन के पैरों के पास रख दिए। गुआनचेन ने अपना पैर उठाया और जूते पहनते हुए उसने जानबूझकर मेरे हाथ के ऊपर जोर से पैर रख दिया। मैं दर्द से चिल्ला उठा। सॉरी, मेरी आंखें चकरा गई थी, मुझे नीचे साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वो तो बस एक नौकर है, जो हो गया सो हो गया, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। लू रुआन आगे बढ़ी और गुआनचेन का हाथ पकड़ लिया। गुआनचेन की आंखों में उसके लिए साफ प्यार झलक रहा था। वहीं यान यून भी समझदारी दिखाते हुए लू रुआन की ड्रेस ठीक करने में लग गई और मुझे साइड में धक्का देकर अलग कर दिया गया। इसके बाद मैं उदास चेहरे के साथ वहां से निकलने लगा, लेकिन मैंने कुछ ही कदम बढ़ाए थे कि पीछे से किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। लू रुआन मुझे खींचकर पास के एक लाउंज में ले गई और मुझे दीवार से लगाकर मेरा रास्ता रोक दिया। लिन बे, अगर तुमने उस समय धोखा नहीं दिया होता तो आज ये सब कुछ तुम्हारा होता। तुम्हें अब बहुत पछतावा हो रहा होगा, है ना? पछतावा? अगर मैंने टेस्ट सब्जेक्ट बनने के लिए हामी नहीं भरी होती तो मुझे वो 3 साल अंधेरे में नहीं बिताने पड़ते और मैं आज मौत के करीब नहीं होता। लेकिन लू रुआन को अपने सामने जिंदा और सही सलामत देखकर मुझे लगता है कि ये सब इसके लायक था। नहीं, मुझे कोई पछतावा नहीं है। तुमने उस समय पैसे के लिए मुझे छोड़ा, अब जो मेरे पास पैसा और ताकत है तो तुम्हें पछतावा क्यों नहीं हो रहा? कोई क्यों नहीं है। मैंने जो किया उसके लिए मुझे कभी पछतावा नहीं हुआ। इस कार्ड में 64,000 बचे हैं, इसे वापस रख लो। आज से मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ लू रुआन, हमारा रिश्ता खत्म हो गया। जब लू रुआन ने कुछ नहीं कहा तो मैंने कार्ड उसके हाथ में थमा दिया और मुड़कर जाने लगा। मुझे डर था कि अगर मैं और रुका तो अपने दिल के जज्बात संभाल नहीं पाऊंगा। लेकिन जैसे ही मेरा हाथ दरवाजे के हैंडल तक पहुंचा, लू रुआन पीछे से दौड़कर आई और उसने मेरी कमर पकड़कर मुझे दीवार से दबा दिया। लिन बे, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अभी भी 3 साल पहले वाली भोली लू रुआन हूँ? तुम सोचते हो कि जब चाहो तब यूं ही चले जाओगे? तुम मुझे ऐसे ही छोड़कर जाना चाहते हो? सपने में भी मत सोचना। तभी कमरे का दरवाजा अचानक जोर से खुला। गुआनचेन दरवाजे पर खड़ा था, दूल्हे के सूट में। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं और वो हमें कमरे के अंदर देखकर स्तब्ध रह गया। मेरी खोई हुई समझदारी वापस आ गई। लू रुआन, मुझे छोड़ो। मैंने गुआनचेन की तरफ देखा, मेरी आंखों में अपराध बोध था। यानचेन, मैं गुआनचेन कुछ कदम पीछे हटा, फिर मुड़ा और भाग गया और लू रुआन तुरंत उसके पीछे भागी। उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी सारी ताकत खत्म हो गई हो और मैं दीवार के सहारे नीचे फर्श पर बैठ गया। मैंने अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया, लेकिन फिर भी आंसू मेरी उंगलियों के बीच से बहते रहे। मुझे महसूस हो रहा था कि लू रुआन अब भी मुझसे प्यार करती है, लेकिन मैं उसे जवाब में प्यार नहीं दे सकता। मैं तो मरने वाला हूँ। हे भगवान, तुम मुझे और लू रुआन को इस तरह क्यों सजा दे रहे हो? इसी बीच जैसे ही गुआनचेन दुकान से बाहर भागा, एक कार तेज रफ्तार से उसकी तरफ आ रही थी। तेजी से रिएक्ट करते हुए लू रुआन ने उसे पीछे खींच लिया। तुमने मुझे क्यों बचाया? तुम्हें मुझे मरने देना चाहिए था ताकि तुम बिना किसी अपराध बोध के लिन बेई के साथ रह सको। यानचेन, मेरी बात सुनो। मैं नहीं सुनूंगा, मैं नहीं सुनूंगा। यानचेन,
मैं सच में तुमसे शादी करने वाली थी, लेकिन जिस पल लिन बेई फिर से मेरे सामने आया, मेरा दिल मेरे काबू में नहीं रहा। मैं उससे नफरत करती हूँ, लेकिन उससे और भी ज्यादा प्यार करती हूँ। अगर मैं अभी तुमसे शादी करूँ तो ये तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। रुआन, मुझे किसी इंसाफ की जरूरत नहीं है, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। लिन बेई तुम्हारे प्यार के बिल्कुल लायक नहीं है। जब तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब उसने तुम्हें छोड़ दिया। मैं ही था जो हमेशा तुम्हारे साथ था। रुआन, तुम मुझे थोड़ा सा भी क्यों नहीं देख सकती? मैंने तुमसे 5 साल से प्यार किया है, लेकिन मैंने लिन बेई से 18 साल से प्यार किया है। जब मैं 7 साल की थी और अनाथालय में पहली बार उससे मिली, मैं रात को छुपकर रो रही थी। तब उसने मुझे एक टॉफी दी थी, बस एक टॉफी, और उसी दिन से उसकी छवि मेरे दिल में बस गई। भले ही उसने मुझे छोड़ दिया, लेकिन मैंने उसे कभी नहीं भुलाया। यानचेन, मुझे माफ कर दो, मैं ही तुम्हारे लायक नहीं हूँ। रुआन, होश में आओ, लिन बेई तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता, वो सिर्फ तुम्हारे पैसों के पीछे है। अगर वो मेरे पैसों के पीछे भी है तो भी मैं उसे स्वीकार करूंगी। फिर लू रुआन यानचिन को लेकर वापस ब्राइडल शॉप आ गई। जैसे ही वो मुझसे अपने दिल की बात कहने वाली थी, मैंने उससे पहले ही बोल दिया, मेरे और बिंगबिंग के बीच झगड़ा हो गया था, इसीलिए मैं तुम्हारे पास वापस आया था। अभी अभी बिंगबिंग का फोन आया, वो मुझसे सुलह करना चाहती है और उसने मेरे लिए अमेरिका वापस जाने का टिकट भी बुक कर दिया है। मैंने वापस जाने का फैसला कर लिया है। मैं तुम्हारी और मिस्टर गू की शादी में शामिल नहीं हो पाऊंगा, बस तुम्हें पहले ही शुभकामनाएं देता हूँ। तुम्हें एक अच्छा बेटा हो और तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी खुशहाल रहे। लिन बेई, इन सब सालों में तुम्हारे दिल में मैं आखिर क्या थी? रुआन, क्या तुम्हें मुझसे ये बात इतनी साफ साफ सुननी ही है? तुम बस एक स्पेयर टायर थी। जब मेरा और बिंगबिंग का ब्रेकअप हुआ था तो मैं तुम्हारे पास वापस आकर तुम जैसे बड़े सहारे से जुड़ना चाहता था। अब जब बिंगबिंग वापस आ गई है तो मुझे उसी को चुनना होगा जिसे मैं पसंद करता हूँ। वैसे रुआन बुरी नहीं है, बस थोड़ी ज्यादा कंजर्वेटिव है। मुझे तो बिंगबिंग जैसी लड़की पसंद है, वही मुझे संतुष्ट कर सकती है। लिन बेई, तुम कितने बेशर्म हो। हाँ, मैं बेशर्म हूँ, ये बात तुम्हें 3 साल पहले ही समझ जानी चाहिए थी। ये कहकर मैं मुड़कर जाने लगा, लेकिन लू रुआन ने हाथ उठाकर मेरा रास्ता रोक लिया। लिन बेई, वो ब्रेसलेट मुझे वापस दो, आज के बाद मैं तुम्हें कभी दोबारा नहीं देखना चाहती। मैं वहीं रुक गया और वो ब्रेसलेट उतार लिया जिसे मैंने खुद ठीक किया था। लू रुआन ने उसे लिया और फिर से बेरहमी से कुचल दिया, जिससे उसे दोबारा ठीक करने की कोई उम्मीद नहीं बची। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे अपने दिल के टूटने की आवाज सुनाई दे रही हो। अब क्या मैं जा सकता हूँ? मेरे पास भी तुम्हें लौटाने के लिए कुछ है। जब तुम उसे ले लोगे, उसके बाद तुम्हारा जीना या मरना मुझसे कोई लेना देना नहीं होगा। यही सुनने का मैं इंतजार कर रहा था। अब मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि मेरी मौत के बाद लू रुआन हमेशा स्वस्थ, खुश और शांति से भरी जिंदगी जिए। यानचेन, तुम यहाँ मेरा इंतजार करो, मैं अभी वापस आती हूँ। जब मैं वापस आऊंगी तो मेरे दिल में सिर्फ तुम रहोगे और मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करूंगी। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ये कहकर लू रुआन मुझे जिंग सिटी की सबसे बड़ी कैंडी शॉप में ले गई। मुझे इस दुकान की सारी टॉफियां दे दो। मैम, क्या आप सच में सारी कह रही हैं? हाँ, सारी। जल्द ही स्टोर रूम से एक एक करके टॉफियों के बैग बाहर लाए गए और हमारे सामने रख दिए गए। लिन बेई, तुमने मुझे एक बार एक टॉफी दी थी और उसी ने मेरा प्यार तुमसे जोड़ दिया था। अब मैं उसे 1000 गुना वापस कर रही हूँ ताकि अपने प्यार को खत्म कर सकूं। ठीक है लू रुआन, आज के बाद हम एक दूसरे के किसी कर्ज में नहीं हैं। हाँ, अब हम एक दूसरे के कुछ भी कर्जदार नहीं हैं। लू रुआन ने मुझे एक बार भी नहीं देखा और बिना झिझक के मुड़कर चली गई। जब तक उसकी परछाई भी भीड़ में गायब नहीं हो गई, मैं वहीं खड़ा उसे देखता रहा। फिर मैंने जमीन पर पड़ी टॉफियां उठाईं, एक एक करके अपने मुंह में डालने लगा। इतना खा लिया कि मुझे उल्टी हो गई। मैं जमीन पर बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। अपने सारे गुस्से, दर्द और दबे हुए प्यार को अपने आंसुओं के साथ बाहर निकाल दिया। आखिर में मैंने स्टाफ से कहा कि ये सारी टॉफियां पैक करके जिंग सिटी के अनाथालय के बच्चों को दे दी जाएं। अगले दिन मैंने प्लेन का टिकट लिया और उस जगह के लिए रवाना हुआ जहां मैंने पहले ही अपनी अंतिम व्यवस्था कर रखी थी। वो जगह थी प्रोवेंस। मैंने अपनी अंतिम क्रिया के लिए दाह संस्कार चुना था ताकि मेरी मौत के बाद मेरी राख को प्रोवेंस के लैवेंडर के खेतों में बिखेर दिया जाए। और जैसे ही मैं प्लेन में चढ़ने वाला था, बड़ी स्क्रीन पर एक कार एक्सीडेंट की खबर चल रही थी। मैंने तुरंत उस कार को पहचान लिया जो पूरी तरह से टूट चुकी थी। वो लू रुआन की थी। मेरा दिमाग एकदम सुन्न हो गया और मैं तुरंत अस्पताल की ओर भागा। रास्ते में मैं बार बार लू रुआन को फोन करता रहा, लेकिन किसी ने भी कॉल नहीं उठाया। मैं मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा था
कि लूरुआन सुरक्षित रहे। इसके बदले मैं अपनी हर चीज़ देने को तैयार था। जब मैं अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टर लियू गुआनचेन से गंभीर चेहरे के साथ बात कर रहे थे। इमरजेंसी ट्रीटमेंट के बाद मरीज अब खतरे से बाहर है, लेकिन उसकी आंखों पर चोट लगी है और उसकी कॉर्निया बुरी तरह डैमेज हो चुकी हैं। जब वो होश में आएगी तो वो अंधी हो जाएगी। डॉक्टर, आपको उसे ठीक करना ही होगा। उसकी आंखें उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, वो अंधी नहीं हो सकती। उसे ठीक करने के लिए कॉर्निया ट्रांसप्लांट ज़रूरी है, लेकिन फिलहाल अस्पताल में कोई डोनर नहीं है। मैं डोनेट करूंगा। मैं अपनी कॉर्निया देने को तैयार हूँ। कृपया तुरंत सर्जरी शुरू करें। मिस्टर लिन, जिंदा इंसान से कॉर्निया नहीं ली जा सकती, आप ये बात जानते हैं। मेरे पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। अगर मैं उसे दोबारा रोशनी नहीं दे पाया, भले ही आप मरने वाले हों, लेकिन अस्पताल में ऐसा कोई नियम नहीं है कि जिंदा इंसान से कॉर्निया ली जाए। ये कानून और नैतिकता दोनों के खिलाफ है। अगर आपको इंतज़ार करना है कि मैं अपनी आंखें बंद करूं, तो मैं अभी आपके सामने ही उन्हें हमेशा के लिए बंद कर देता हूं। आखिरकार काफ़ी बहस के बाद मैंने एक जिम्मेदारी पत्र पर साइन किया और अस्पताल सर्जरी के लिए तैयार हुआ। ये देखकर मैंने राहत की सांस ली। मैंने गुआनचेन की तरफ देखा और कहा, कृपया लूरुआन को मत बताना कि उसकी कॉर्निया मैंने दी है। आखिर ये सब क्या है? तुम मरने वाले क्यों हो? क्या तुमने सच में उस समय पैसे के लिए रुआन को धोखा दिया था? मिस्टर गु, अब से कृपया लूरुआन का ख्याल रखना। ये कहकर मैं बिना पीछे देखे ऑपरेशन थिएटर में चला गया। ऑपरेशन थिएटर में मैं और लूरुआन पास पास 2 बेड पर लेटे थे। मैंने हाथ बढ़ाकर उसका हाथ पकड़ा। हमारी उंगलियां एक दूसरे में उलझ गईं और मैंने वो नाम पुकारा जो हमेशा अपने दिल में छुपाकर रखा था, डार्लिंग। मैं बहुत खुश हूँ कि मरने से पहले मैं तुम्हारे लिए ये आखिरी काम कर पा रहा हूँ। डार्लिंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जैसे जैसे एनेस्थीसिया मेरे शरीर में फैलता गया, मेरी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं और आखिर में मेरी उंगलियां ढीली पड़ गईं। लूरुआन को ऐसा लगा जैसे वो एक लंबा सपना देख रही हो। उस सपने में हमारी पहली मुलाकात थी, अनाथालय में। पहली बार हाथ पकड़ना, पहली बार किस करना, फिर मेरा धोखा, मेरा अफेयर, और फिर वो पल कैंडी शॉप वाला जब हम एक दूसरे के किसी कर्ज में नहीं रहे। तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी। कॉर्निया ट्रांसप्लांट सर्जरी सफल रही है। डोनर लिन बेई अब नहीं रहे। कुछ ही देर बाद मेरे शरीर को सफ़ेद चादर से ढक दिया गया और ऑपरेशन थिएटर से बाहर ले जाया गया। गुआनचेन घबराकर दौड़ा और पूछा, वो कैसा है? सर्जरी के दौरान मिस्टर लिन को हार्ट फेलियर के कारण शॉक लगा और उनकी मौत हो गई। गुआनचेन पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। उसे अपने सामने की सच्चाई पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे अभी अभी पता चला था कि मेरा धोखा शायद किसी राज से जुड़ा था और अब मैं उसके सामने ही मर चुका था। तभी फ्यूनरल होम के कुछ कर्मचारी आए। उनके हाथ में वो पावर ऑफ अटॉर्नी थी जिस पर मैंने जिंदा रहते हुए साइन किया था। उन्होंने डॉक्टर से कहा, 10 दिन पहले मिस्टर लिन ने अपनी अंतिम क्रिया की व्यवस्था कर ली थी। कृपया उनका शरीर हमें सौंप दीजिए। क्या तुम कह रहे हो कि 10 दिन पहले ही लिन बेई ने अपनी अंतिम क्रिया तय कर ली थी? जी हाँ, अब हम समझौते के अनुसार उनके शरीर का अंतिम संस्कार करेंगे और उनका फ्यूनरल आयोजित करेंगे। ये कहकर वो मेरे शरीर को ले गए। गुआनचेन उन्हें रोकना चाहता था, लेकिन उसी समय दूसरी तरफ लूरुआन को ऑपरेशन थिएटर से बाहर लाया जा रहा था। उसके पास और कुछ सोचने का समय नहीं था और वो उसके साथ आईसीयू चला गया। 2 घंटे बाद लूरुआन एनेस्थीसिया से जागी। उसने देखा गुआनचेन उसके पास बैठा है, लेकिन उसके दिल में छुपी निराशा साफ झलक रही थी, क्योंकि उसके सपनों में मैं था, लेकिन आंख खुलते ही उसके सामने मैं नहीं था। लूरुआन, अब तुम्हें होश में आ जाना चाहिए। वो निर्दयी इंसान शायद अब तक अमेरिका जाने वाली फ्लाइट में बैठ चुका होगा और बिंग के साथ वापस मिल गया होगा। रुआन, तुम जाग गई। यानचेन, तुम्हें चिंता में डाल दिया। रुआन, बस तुम ठीक हो, यही काफ़ी है। तभी डॉक्टर राउंड पर आया और उसने लूरुआन की जांच की। दृष्टि सामान्य है। कॉर्निया ट्रांसप्लांट के बाद कोई रिएक्शन नहीं है। क्या डॉक्टर, आपने कहा कि मेरा कॉर्निया ट्रांसप्लांट हुआ है? उसे याद आया कि ऑपरेशन के दौरान उसने किसी को कुछ कहते हुए सुना था। उसने सोचा था कि वो सपना था, लेकिन शायद वो सच था। हाँ, कार एक्सीडेंट की वजह से आपकी आंखों को चोट लगी थी और आपकी कॉर्निया बुरी तरह फट गई थी। अगर ट्रांसप्लांट नहीं होता तो आप अंधी हो जाती। किसने मुझे अपनी कॉर्निया दी? गोपनीयता के नियमों के अनुसार हम डोनर की जानकारी नहीं दे सकते। रुआन, अब तुम क्या करोगी? अगर वो नहीं बताएंगे तो मैं खुद पता लगाऊंगी। मुझे पता है वो कौन था। वो एक औरत थी जिसकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी। अस्पताल अपने नियमों की वजह से डोनर की जानकारी नहीं बता सकता, लेकिन मैंने उसे ऑपरेशन के दौरान खुद देखा था। मैंने अपने असिस्टेंट से कहा कि उसके परिवार को मुआवजे के तौर पर कुछ पैसे दे दे। यानचेन, तुम्हें पता है, अभी ऑपरेशन थिएटर में मैंने एक बहुत लंबा सपना देखा। उस सपने में हर जगह लिन बेई ही था। मैंने तो ये भी सपना देखा कि उसने खुद मुझे अपनी आंखें दे दी।
कितना बेवकूफ़ी भरा है ना? रुआन, लिनबेई को भूल जाओ। अपनी पुरानी यादों को एक खूबसूरत लेकिन बहुत दर्दनाक सपना समझो। अब तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। लिनबेई, आज के बाद मैं तुम्हें अपनी यादों से पूरी तरह मिटा दूंगी। 1 हफ्ते बाद लू रुआन अस्पताल से डिस्चार्ज हो गई। उसने ग्वानचैन के साथ अपनी शादी की तैयारियां शुरू कर दी। शादी की खबर इंटरनेट पर हर जगह फैल गई, लेकिन जैसे जैसे शादी का दिन पास आ रहा था, रुआन का दिल और भारी होता जा रहा था। कई बार उसके मन में ये ख्याल आया कि वो शादी से भाग जाए और मुझे अमेरिका जाकर ढूंढे, लेकिन हर बार वो इस ख्याल को ज़बरदस्ती दबा देती। वो खुद से कहती, मेरी जान यानचेन ने बचाई थी और मेरे सबसे अंधेरे वक्त में वही मेरे साथ था। मैं उसके साथ गलत नहीं कर सकती। धीरे धीरे लू रुआन ने शराब का सहारा लेना शुरू कर दिया। तभी वो अपने दर्द को महसूस नहीं करती थी। एक बार नशे में उसने ग्वानचैन को गले लगाया और दर्द में रोने लगी। मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, फिर तुम मेरे साथ इतने बेरहम क्यों हो? मैं तुम्हें उस समय मुझे छोड़ने के लिए माफ़ कर सकती हूँ। मैं अमेरिका में तुम्हारे और बिंगबिंग के बीच जो हुआ उसे भी नज़रअंदाज कर सकती हूँ। लिनबेई, मेरे पास वापस आ जाओ। मैंने वो वेडिंग ड्रेस बनवा ली है जो तुमने डिज़ाइन की थी। तुमने उसे उस दिन देखा था, है ना? क्या वो बिल्कुल वैसी ही है जैसी तुमने बताई थी? जब मैं उसे डिज़ाइन कर रही थी, मैंने अनगिनत बार सोचा था कि मैं उसे पहनकर तुमसे शादी कर रही हूँ। लिनबेई, अब मेरे पास पैसा है, मैं तुम्हारे सारे सपने पूरे कर सकती हूँ। फिर भी तुमने बिंगबिंग को क्यों चुना, मुझे क्यों नहीं? क्यों? नशे में डूबी लू रुआन ग्वानचैन का हाथ पकड़कर लगातार उससे जवाब मांग रही थी। उस पल ग्वानचैन का दिल भी शांत नहीं था। वो हमेशा जानता था कि लू रुआन मुझसे बहुत गहरा प्यार करती है। भले ही दिन में वो इसे छुपा लेती थी, लेकिन उसके दिल में उसने मुझे एक पल के लिए भी नहीं भुलाया था। उसे घर छोड़ने के बाद ग्वानचैन विला से बाहर निकला। उसने अंधेरे आसमान की तरफ देखा और कहा, कहते हैं इंसान मरने के बाद आसमान का तारा बन जाता है। लिनबेई, क्या तुम भी अब एक तारा बन गए हो? पहले वो मुझे एक निकम्मा, लालची और क्रूर इंसान समझता था, लेकिन कॉर्निया डोनेशन की घटना के बाद उसे महसूस होने लगा कि शायद उन्होंने मुझे गलत समझा था। शायद इसके पीछे कोई अनजाना सच छुपा था। लेकिन अब उसे लगा कि सच्चाई जानने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं मर चुका था। मरे हुए इंसान को वापस नहीं लाया जा सकता, और उनके लिए सच्चाई शायद सिर्फ एक और बोझ बन जाती। ग्वानचैन ने अपने दिल में एक फैसला किया। वो शादी को आखिरी सीमा मानेगा। अगर लू रुआन सच में उसके साथ शादी के मंडप तक चलती है, तो वो पूरी जिंदगी उसे प्यार करेगा और उसे खुश रखेगा। लेकिन अगर वो शादी नहीं कर पाते, तो इसका मतलब होगा कि उनका रिश्ता सिर्फ किस्मत तक सीमित था, और वो लू रुआन को मेरे कॉर्निया डोनेशन की सच्चाई बता देगा। शादी से 3 दिन पहले लू और गू दोनों परिवारों के रिश्तेदार इकट्ठा हुए ताकि शादी की तैयारियां की जा सकें। लू रुआन के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे और उसे अनाथालय भेज दिया गया था, इसलिए उसके ज्यादा रिश्तेदार नहीं थे। लेकिन गू परिवार बहुत बड़ा था और कई रिश्तेदार विदेश से भी आए थे। ग्वानचैन का कजिन खास तौर पर अमेरिका से लौटा और अपनी गर्लफ्रेंड को भी साथ लाया। भाई भाभी, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, बाई निंगबिंग। ये सुनते ही माहौल एकदम शांत हो गया। लू रुआन की नजरें सीधे बिंगबिंग पर टिक गई। ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तो फिर लिनबेई का क्या? बिंगबिंग ने भी लू रुआन को पहचान लिया और मनी मन सोचा कि दुनिया कितनी छोटी है। उस समय उसने ही मेरे साथ मिलकर अफेयर का नाटक किया था और आज वो लू रुआन की भाभी बनने वाली थी। लिनबेई, वो तो बहुत पुरानी बात हो गई। हम दोनों का बहुत पहले ब्रेकअप हो चुका है। गू ही मेरा सच्चा प्यार है। अभी अभी तो तुमने लिनबेई को बहलाकर अमेरिका भेजा और अब कह रही हो कि ये तुम्हारा सच्चा प्यार है। आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी, तुम दो लोगों के साथ खेलने वाली औरत। बकवास मत करो, मेरे और गू के बीच सच्चा प्यार है। मैंने कब किसी के साथ धोखा किया? तुम बार बार कह रही हो कि तुम्हारा प्यार सच्चा है, तो फिर लिनबेई का क्या? अगर तुम उससे प्यार नहीं करती थी तो तुम उसे मुझसे दूर क्यों ले गई? उसे विदेश क्यों ले गई? क्या सच में तुमने मेरे साथ कुछ गलत किया था? गू, तुम्हारे लिए मेरा दिल सच्चा है, क्या तुम्हें अभी भी मुझ पर शक है? तो फिर वो क्या कह रहा है? उस समय जो कुछ हुआ था वो सिर्फ एक नाटक था जो लिनबेई ने मुझसे करवाया था। क्या? उस समय लिनबेई तुमसे कुछ समय के लिए दूर जाना चाहता था, लेकिन उसे डर था कि तुम उसे छोड़ोगी नहीं, इसलिए उसने मुझसे कहा कि मैं उसके साथ मिलकर अफेयर का नाटक करूं ताकि वो तुमसे दूर जा सके। उस समय मेरे और उसके बीच कुछ भी नहीं हुआ था, और जहाँ तक तुम ये कह रहे हो कि मैं उसे अमेरिका ले गई, वो भी सिर्फ एक बहाना था तुमसे दूर जाने के लिए। मैं और बिंगबिंग 3 साल से अमेरिका में थे, लेकिन मैंने कभी उसके पास किसी और आदमी को नहीं देखा। तो तुम्हारा मतलब है कि उस समय लिनबेई का तुम्हारे साथ अफेयर सब नकली था, और उसका तुम्हारे साथ अमेरिका जाना भी नकली था? हाँ, सब कुछ नकली था, शुरू से लेकर आखिर तक। ये सब एक नाटक था जो लिनबेई ने मुझसे करवाया था। बिंगबिंग के ये कहने के बाद लू रुआन तुरंत मुड़ी और बाहर चली गई।
तो उस दिन जब लिन बेई ने कहा था कि उसने बिंग बिंग से सुलह कर ली है और अमेरिका वापस जा रहा है, वो भी झूठ था। तो फिर इन 3 सालों में वो आखिर गया कहाँ था? उसने मुझसे झूठ क्यों बोला? अब लू रुआन के दिमाग में सवाल ही सवाल थे और उनका जवाब सिर्फ मुझे ढूंढकर ही मिल सकता था। लेकिन जैसे ही वो होटल से बाहर निकली, गुआनचन उसके पीछे आ गया। रुआन, क्या तुम लिन बेई को ढूंढने जा रही हो? यानचन, मैं बस उससे उस समय की सच्चाई जानना चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि उसने मुझसे झूठ क्यों बोला, और अगर तुम्हें सच्चाई मिल गई तो क्या तुम फिर भी मुझसे शादी करोगी? मैं यानचन, मैं अभी कुछ नहीं सोच पा रही। मैं बस जल्द से जल्द लिन बेई को ढूंढना चाहती हूँ। मुझे लगता है मुझे तुम्हारा जवाब मिल गया। यानचन, मुझे माफ़ कर दो। बाद में मैं खुद तुम्हारे घर आकर तुम्हारे माता पिता से माफ़ी मांगूंगी। तुरंत लिन बेई का पता लगाओ, चाहे कुछ भी करना पड़े। जितनी जल्दी हो सके मुझे उसकी लोकेशन भेजो। रुआन, अब उसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है लिन बेई कहाँ है। कहाँ? लिन बेई कहाँ है? वो मर चुका है। लिन बेई मर चुका है। यानचन, गलती मेरी थी। मैंने ही तुम्हारे साथ गलत किया। तुम लिन बेई को क्यों कोस रहे हो? मैं लिन बेई को कोस नहीं रहा हूँ। लिन बेई सच में उस दिन तुम्हारी कार दुर्घटना के दिन ही मर चुका था। उसके कॉर्निया वही उसने दान किए थे। असंभव, असंभव, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। लिन बेई कभी नहीं मरेगा। लेकिन उस दिन ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर के शब्द बार बार लू रुआन के दिमाग में गूंज रहे थे। कॉर्निया ट्रांसप्लांट सफल रहा। डोनर लिन बेई अब इस दुनिया में नहीं रहे। कॉर्निया ट्रांसप्लांट सफल रहा। डोनर लिन बेई अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो उस दिन जो हुआ वो सच था। ये कोई भ्रम या सपना नहीं था। ये मैं ही थी जिसने लिन बेई को नुकसान पहुंचाया। ये मैं ही थी जिसने लिन बेई को। गुआनचेन तुरंत 120 को कॉल करके लू रुआन को अस्पताल ले गया। आपातकालीन उपचार के बाद लू रुआन की जान खतरे में नहीं रही, लेकिन वो अस्पताल के बिस्तर पर ऐसे पड़ी थी जैसे उसकी आत्मा पूरी तरह खो गई हो, पूरी तरह निर्जीव। रुआन, तुम्हें संभलना होगा। तुम लिन बेई की मौत का कारण नहीं बनी। वैसे भी उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा था। उस दिन लिन बेई अस्पताल दौड़ा, ये कहते हुए कि वो तुम्हें अपने कॉर्निया दान करना चाहता है। शुरुआत में डॉक्टर लू ने मना कर दिया क्योंकि जीवित व्यक्ति से ऐसा दान नहीं लिया जा सकता, लेकिन लिन बेई ने कहा कि वो मरने वाला है। अगर केवल मृत व्यक्ति दान दे सकता है तो मैं अभी मर जाऊंगा। इसके बाद अस्पताल ने उसे जिम्मेदारी अस्वीकरण पत्र पर हस्ताक्षर करवाए और तभी तुम्हारे लिए दान की सर्जरी के लिए सहमति दी। ऑपरेशन के दौरान हार्ट फेलियर के कारण शॉक से उसकी मृत्यु हो गई। जैसे ही वो मर गया, शमशान घर के लोग उसके शरीर को लेने आए। उन्होंने कहा कि 10 दिन पहले, यानी जिस दिन तुम दोनों मिले थे, उसने पहले ही अपनी अंतिम विदाई की व्यवस्था कर ली थी। तो रुआन, तुम लिन बेई की मौत का कारण नहीं बनी। ये सुनकर लू रुआन पूरी तरह स्तब्ध रह गई। 3 साल पहले की मेरी अफेयर से लेकर 3 साल बाद की पुनर्मिलन तक सभी चीजें उसके दिमाग में एक एक करके घूम गईं। उसने हमेशा महसूस किया कि उत्तर उसके सामने है, लेकिन वो उसे स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रही थी। आखिरकार उसने मुख्य व्यक्ति को पकड़ लिया, डॉक्टर लू। लू रुआन ने अस्पताल के बिस्तर से खुद को उठाया। डॉक्टर लू, यहाँ लाओ। बहुत जल्दी डॉक्टर लू रुआन के सामने लाए गए। मिस लू, आपने मुझे क्यों बुलाया? मैं लिन बेई के बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। मुझे मिस्टर लिन के बारे में कुछ भी पता नहीं है। डॉक्टर लू, आप समझदार आदमी हैं, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करना चाहती। साए? मिस लू, कभी कभी अतीत पर इतना जिद करना ठीक नहीं होता। कभी कभी थोड़ी अज्ञानता ही बेहतर होती है। अगर मैं जिद करती रहूं तो ठीक है। तो लिन बेई तुमसे बहुत प्यार करता था। उसका प्यार तुम्हें जानने योग्य है। उसे हमेशा जमीन के नीचे दफन नहीं किया जाना चाहिए। मिस लू, 3 साल पहले जब तुम्हें अचानक हार्ट फेलियर हुआ, तब तुम्हें जिंदा रखने के लिए दिल दान करने वाला लड़का एक वेजिटेटिव स्टेट में था। क्या तुम जानती हो कि उसका पिता कौन था? मुझे याद है, उसके पिता एक ड्रग रिसर्च लैब के निदेशक थे। क्योंकि मुझे उनके बेटे का दिल मिला, मैं इस दुनिया में फिर से जी सकी। जब मैंने अपना व्यवसाय सफलतापूर्वक शुरू किया, मैं हर साल उस लैब को बड़ी रकम दान करती थी, उनके शोध प्रयोगों का समर्थन करने के लिए। शाओजी फार्माकोलॉजी का पागल था। उसकी माँ ALS से मर गई थी, इसलिए उसका जीवन भर का सपना था कि वो इस बीमारी का इलाज खोज सके। जब उसने पहली बार लैब स्थापित की, फंड और कर्मचारियों की कमी के कारण उसने अपने बेटे को ड्रग प्रयोगों के लिए इस्तेमाल किया, जिससे उसका बेटा वेजिटेटिव स्टेट में चला गया। 3 साल पहले तुम्हें जीवन रक्षक ट्रांसप्लांट के लिए उसके बेटे का दिल चाहिए था। उसने इस बात को पकड़ लिया और मिस्टर लिन से एक शर्त रखी। कौन सी शर्त? उसने मिस्टर लिन से कहा कि वो खुद को 3 साल तक उसके प्रयोगों के लिए स्वयं सेवक बनाए। वे अज्ञात ड्रग्स जो लंबे समय से मिस्टर लिन के शरीर को नुकसान पहुंचा चुके थे, उसका पूरा शरीर टूट चुका था और अंग विफलता का शिकार हो चुका था। तब जाके श्याओजी ने उसे लैब से मुक्त किया। लिन बेई, मेरा लिन बेई,
मेरा प्यार, उसने मेरे लिए इतना किया, इतना दर्द सहा, लेकिन मैंने क्या किया? मैं उससे गुस्सा हुई, मैंने उसे झुकने पर मजबूर किया, अनंतहीन अपमान और यातना दी। लू रुआन अब खुद को पछताना चाहती थी, लेकिन उससे पहले उसने मुझसे बदला लेना था। श्याओ जी, तुम इसकी कीमत चुकाओगे। इसी बीच जब श्याओ जी को लू कॉर्पोरेशन से आमंत्रण मिला, उसने तुरंत कॉन्ट्रैक्ट बैठक स्थल पर लाया। लेकिन बैठक का स्थान इस बार लू कॉर्पोरेशन नहीं, बल्कि लू रुआन के घर पर तय किया गया था, और वो अकेला आमंत्रित था। लेकिन इस समय शियाओ जी अपनी अपार खुशी में अंधा हो गया था और उसने इस संदिग्ध तथ्य को जल्दी ही अनदेखा कर दिया। लू रुआन ने खुद शियाओ जी का स्वागत किया, जिससे शियाओ जी को सम्मान और असहजता दोनों महसूस हुए। डायरेक्टर शियाओ, इतना औपचारिक मत होइए, कृपया आराम से रहें। आप सच में बहुत उदार और धर्मात्मा हैं। इस समय हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट को दान देने के लिए धन्यवाद। इसे आपके सम्मान में बीते हैं। उदारता की बात करें, अगर उस समय डायरेक्टर जाओ इतनी उदार ना होते और अपने बेटे का दिल मुझे दान ना करते तो आज की मैं कैसे होती? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक डॉक्टर का कर्तव्य ही परोपकार करना है। मैं शियाओ भी चिकित्सा क्षेत्र से हूँ, जरूर मैं किसी को मरते हुए नहीं देख सकता। कितने अच्छे और परोपकारी डॉक्टर हैं। मैं डायरेक्टर जाओ से पूछना चाहती हूँ, क्या एक स्वस्थ व्यक्ति को ड्रग प्रयोगों के लिए इस्तेमाल करना आपकी परोपकारिता है? मिस लू, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रही हैं। मुझे लगता है आज हम इस कॉन्ट्रैक्ट पर चर्चा नहीं कर सकते। मैं अब जा रहा हूँ। जैसे ही वो दरवाजे की ओर गया, उसने देखा कि दरवाजा पूरी तरह बंद था। साथ ही उसके अंगों में शक्ति जैसे खत्म हो गई। वो स्थिर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। लू रुआन धीरे धीरे खड़ी हुई, हाथ में एक तेज स्कैल्पेल लिए, और शियाओ जी की ओर चली। मिस लू, चलिए शांतिपूर्वक बात करते हैं। क्या कोई गलतफहमी है? गलतफहमी? शियाओ जी, जब आपने अपने बेटे को मेरा दिल दान करने की अनुमति दी थी, तब क्या शर्त थी? क्या आपको याद है? वो आपके रिसर्च इंस्टीट्यूट में 3 साल तक प्रयोगों के लिए रखा गया, और अब आप इसे गलतफहमी कह रहे हैं। ओ, मुझे माफ कर दो। उसने शुरुआत में स्वयं ही स्वयंसेवक बनने की सहमति दी थी। मैंने उसे कभी मजबूर नहीं किया। वो स्वयंसेवक था, लेकिन मैं नहीं चाहती थी। मैं मरना पसंद करती, बजाय इसके कि वो इस तरह मुझे बचाए। मिस लू, मुझे माफ करें, मुझे माफ करें। माफ? लेकिन क्या आपने लिनबेई को माफ किया? आपने एक स्वस्थ आदमी को लिया और उसे तब तक यातनाएं दी जब तक उसका शरीर टूट गया और वो मर गया। आज मैं उसका बदला लूंगी। आह आह, तुम गद्दार! रुआन, जल्दबाजी मत करो। कानून शियाओ जी से निपटेगा। अगर तुम अब उसे मारोगी तो तुम हत्यारा बन जाओगी। तुम बिल्कुल भी कुछ मूर्खतापूर्ण नहीं कर सकती। ये तुम मुझे मूर्खतापूर्ण बताओ? लिनबेई मेरे लिए टेस्ट सब्जेक्ट बना, पर मुझे बताने की हिम्मत नहीं हुई। वो चाहता था कि मैं उसे गलत समझूं और उससे नफरत करूं। तुम बताओ, क्या ये मूर्खता नहीं है? वो मरने के कगार पर था, फिर भी उसने अपने कॉर्निया मुझे दान किए और अंततः ऑपरेशन थिएटर में मर गया। तुम बताओ, क्या ये मूर्खता नहीं है? वो स्पष्ट रूप से मुझसे इतना प्यार करता था, सब कुछ मेरे लिए बलिदान कर दिया, फिर भी मुझे पता तक नहीं था कि वो मर चुका है और उसने किसी और के साथ शाही शादी की तैयारी की। तुम बताओ, क्या ये मूर्खता नहीं है? वो मेरे लिए कितनी बार मूर्ख रहा, तो अगर मैं उसके लिए एक बार मूर्ख हूं तो क्या हुआ? लिनबेई ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया ताकि तुम ठीक रह सको। उसकी उम्मीदों को मत धोखा दो। मैं केवल तभी जीना चाहती हूँ जब वो जिए। क्या तुम मरने के बाद नरक में जाना चाहती हो और लिनबेई से हमेशा के लिए अलग रहना चाहती हो? क्या वास्तव में परलोक है? हाँ, निश्चित रूप से है। इसके अलावा लिनबेई जैसे दयालु व्यक्ति के लिए स्वर्ग निश्चित है। अगर तुम्हारे हाथों पर खून होगा तो तुम उसे कैसे ढूंढोगी? शियाओ जी ने लिनबेई को इतनी बुरी तरह नुकसान पहुंचाया। उसे मौत से भी बदतर जीवन जीना चाहिए। इतना आसानी से नहीं मरना चाहिए। इसे अस्पताल ले जाओ, बस उसे जिंदा रखो। लिनबेई ने 3 साल की यातना सहन की। मैं चाहती हूं कि शियाओ जी इसका 1 लाख गुना बदला भरे। इसके बाद लू रुआन ने लोगों का नेतृत्व किया और शियाओ जी के ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट को तोड़ दिया। वीडियो फुटेज में उसने खुद देखा कि मैं पिछले 3 साल यहाँ किस तरह जी रहा था। पहले दिन जब मैं अंदर आया, मैं अभी भी उस मुस्कुराते हुए युवक जैसा था जिसकी यादें उसके पास थीं। लेकिन यहाँ के रिसर्च स्टाफ ने मुझे कभी इंसान नहीं माना। वे केवल मुझे एक प्रयोग नमूने के रूप में देखते थे। वे लगातार मेरा रक्त लेते, ड्रग्स देते, दिन रात परीक्षण करते, डेटा उपलब्ध कराने के लिए मुझे प्रयोग में रखते। कोई भी मेरे दर्द की परवाह नहीं करता था। जैसे जैसे दवाओं ने मेरा शरीर खोखला किया, मेरी रंगत हर दिन खराब होती गई। मेरी आत्मा धीरे धीरे टूट गई। वीडियो के अंत में मेरा शरीर इतना कमजोर था कि दवाओं के असर को सहन नहीं कर सका। मैं दर्द में तड़प रहा था, फिर भी लगातार लू रुआन का नाम पुकारता रहा। रुआन, बहुत दर्द हो रहा है। रुआन, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। लू रुआन ने अनजाने में स्क्रीन पर उस छोटे से रूप को सहलाया। वो बुरी तरह चाहती थी कि उसकी पीड़ा उसे महसूस हो, वो अपने स्थान पर उसका दर्द सह सके। पश्चाताप और वेदना के आंसू उसके गालों से बह निकले। उसने खुद से नफरत की। मैंने इन असामान्यताओं को क्यों नहीं देखा जब वो मुझे खोजने आया था?
उस समय वो केवल क्रोध में डूबी थी, मुझे नफरत कर रही थी, मुझे अपमानित और तंग कर रही थी। चाहती थी कि मैं उसके सामने झुक जाऊं, उसके कानों में पछतावे के शब्द कहूं। मेरे अंदर बाकी किसी भी प्रेम की झलक ढूंढना चाहती थी, लेकिन बार बार उसे निराशा ही मिली। वो मुझसे नफरत करती थी कि मैं कितना क्रूर रहा, नफरत करती थी कि मैंने हमारे बीच के वर्षों के प्रेम को फेंक दिया। लेकिन अब लूरवान जान गई थी कि ऐसा इसलिए नहीं था कि मैं उसे प्यार नहीं करता, बल्कि मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। इसीलिए मैंने अपने दिल में छुपा प्रेम छिपाने के लिए कठोर और बेरहम शब्दों का इस्तेमाल किया। इसके बाद लूरवान ने उस कमरे को खोजा जहां मैं रिसर्च इंस्टीट्यूट में रहता था। एक छोटा सा कमरा, सिर्फ इतना बड़ा कि उसमें एक बिस्तर आ सके, बिना खिड़की के, संकरा और दम घोटू, और मैं यहाँ पिछले 3 साल से रह रहा था। वो उस छोटे बिस्तर पर खुद को मोड़कर बैठ गई, जैसे ऐसा करने से भी वो मेरी गर्मी, मेरे जलते हुए अव्यक्त प्रेम को महसूस कर सके। लिन बे, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। कुछ ही समय बाद उसने उस साल का दृश्य देखा जब उसने मुझसे अपने भाव व्यक्त किए थे। वे अभी अभी 18 साल के थे और रूल्स के अनुसार 10 वर्षों से अधिक रहने के बाद अनाथालय में नहीं रह सकते थे। हमारा सामान बहुत ही छोटा था। मैं अपना सामान उठाए हर कुछ कदमों पर पीछे मुड़कर अनाथालय को देखता। मैं जन्म से ही अनाथालय में था, ये मेरा घर था। अब मुझे लगा जैसे मुझे फिर से त्याग दिया गया हो, और ये असहनीय था। तुम अभी भी मेरे पास हो, मैं तुम्हारा परिवार हूँ, मैं कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम भविष्य में कोई बॉयफ्रेंड पाओगी तो निश्चित रूप से तुम मुझे भूल जाओगी। मैंने देखा कि पिछली बार कैंपस हंक ली ने तुमसे प्रेम का इजहार किया था। क्या मैंने उसे पहले ही मना नहीं कर दिया था? भले ही तुमने कैंपस हंक ली को मना किया, भविष्य में और भी कैंपस हंक आएंगे। जल्द या बाद में तुम उनमें से किसी एक को हाँ कह दोगी। उस समय मैं केवल 18 साल का था, प्रेम की उमंग की उम्र। मेरे दिल में मैं पहले ही लूरवान से गहराई से प्यार करने लगा था, लेकिन अब तक लूरवान हमेशा मुझे पारिवारिक स्नेह के रूप में देखती रही थी। मैं नहीं जानता था कि लूरवान की मेरे लिए सच्ची भावनाएं क्या थी। मैं पूछने की हिम्मत नहीं करता था और डर था कि कोई और मुझे वास्तव में भविष्य में मुझसे छीन ले। जब लूरवान ने मेरे शब्दों के पीछे का अर्थ समझा तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास एक तरीका है जिससे 2 पक्षों को एक साथ समझा जा सकता है, जो ये सुनिश्चित करता है कि भले ही मैं भविष्य में कोई बॉयफ्रेंड पाऊं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। मेरे बॉयफ्रेंड बनो। चलो हमारे पारिवारिक संबंध को एक कदम आगे बढ़ाते हैं ताकि हम एक दिन आधिकारिक रूप से परिवार बन सके, ठीक है? उसकी बातों ने मुझे स्तब्ध कर दिया और आखिरकार मैंने शर्म से सिर हिलाते हुए हामी भरी। बाद में जब उन्होंने एक दूसरे की भावनाओं को समझा तो उन्होंने पाया कि वे लंबे समय से एक दूसरे को चुन चुके थे। लूरवान ने यहाँ तक मजाक किया कि वो पहले डर गई थी, इसलिए उसने कॉलेज तक इंतजार करने की योजना बनाई, लेकिन अनप्रतीक्षित रूप से कोई उससे भी अधिक बेचैन था। यदि मैंने इजहार नहीं किया होता तो शायद मैं रोने ही वाला था। हमारी पहली डेट यूनिवर्सिटी के कैंपस में स्वान लेक पर हुई। उस दिन क्रिसमस था। हम अभी अभी अपनी पार्ट टाइम नौकरियों से लौटे थे। लगभग आधी रात थी। मैं उसे गर्ल्स हॉस्टल तक छोड़ रहा था। जैसे ही हम स्वान लेक से गुजर रहे थे, मैंने अपनी जेब से एक छोटा हाथ से बुना हुआ सेब निकाला और उसे दिया। लूरवान ने इसे मुस्कुराते हुए स्वीकार किया, लेकिन मैंने असंतोष में कहा, आज क्रिसमस है, क्या तुमने मेरे लिए तोहफा नहीं बनाया? लूरवान रोज व्यस्त रहती थी और सच में इन छुट्टियों के सरप्राइज पर ध्यान नहीं देती थी, लेकिन वो मुझे निराश नहीं करना चाहती थी। आधा घंटा मेरा इंतजार करो, मैं अभी वापस आ जाऊंगी। जरूरत नहीं, मुझे पहले से ही वो तोहफा मिल चुका है जो मैं चाहती थी। मैंने अपना सिर झुकाया और धीरे धीरे उसकी ओर झुका। लूरवान को आज भी उस रात की पहल स्पष्ट रूप से याद है। तभी लूरवान का फोन बजा, जिसने उसे उसके पुराने यादों से बाहर खींच लिया। सहायक की उत्साहित आवाज दूसरी तरफ थी, मिस लू, मुझे मिल गया, लिन बे की राख कहाँ दफन है। जैसे ही उसने मेरी मौत की खबर सुनी, लूरवान ने तुरंत किसी को भेजा ताकि वो फ्यूनरल होम में मेरी राख का पता लगाए। लेकिन फ्यूनरल होम के लोग कहते हैं कि मृतक ने जीवन में गोपनीयता समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, वे किसी को भी मेरी जानकारी नहीं देंगे। लूरवान ने कुछ तरकीबें अपनाई और पता लगाया कि मैं जीवित रहते हुए प्रोवेंस के लैवेंडर फील्ड में फूलों के बीच दफन के लिए अपॉइंटमेंट कर चुका था, लेकिन सही जगह पता नहीं थी। इसलिए उसने अपने सहायक को प्रोवेंस भेजा ताकि मेरी राख का सही स्थान खोज सके, जबकि वो स्वयं मेरा बदला लेने के लिए पीछे रही। अब जब मेरी राख मिल गई, वो अंततः मेरे साथ लंबे समय तक रह सकती थी। लिन बे, मैं केवल इतना चाहती हूँ कि तुम अपने कदम धीमे कर दो, मेरा इंतजार करो मिस लू। मिस लू, मिस लू, मिस्टर लिन बे मृत नहीं है, वे लैवेंडर गार्डन में है। क्या? आधा घंटा बाद एक प्राइवेट जेट जिंक सिटी से उड़ान भरी। इसका लक्ष्य प्रोविंस था। मिस्टर लिन बे, आप बिना मुझे बुलाए बाहर क्यों आए? अगर आप गिर जाते तो? मैं जाग गया और बाहर आकर फूलों की खुशबू महसूस करना चाहता था। मैं पिछले कुछ दिनों से इस जगह का आदी हो गया हूँ, इतनी आसानी से नहीं गिरूंगा। शुरुआत में ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टरों ने मुझे कार्डियक शॉक के कारण मृत घोषित कर दिया था, लेकिन जब फ्यूनरल होम के कर्मचारी मेरे शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले गए, तब मेरा दिल धीरे धीरे फिर से धड़कने लगा।
इस मौत से बच जाने पर मुझे ज़रा भी खुशी नहीं हुई, क्योंकि मुझे पता था कि मौत ही मेरा अंतिम अंजाम है। मुझे समझ नहीं आया कि ऊपर वाले ने मुझे ये कुछ अतिरिक्त दिन क्यों दिए हैं। मैंने सीधे फ्यूनरल होम के स्टाफ से कहा कि मुझे प्रोविंस ले चलो, ताकि मैं यहाँ शांति से अपनी मौत का इंतज़ार कर सकूं। इतना कहकर ही मेरे पैर जवाब दे गए और मैं ज़मीन पर गिर पड़ा। लेंग यू ने तुरंत मुझे उठाया और पास की कुर्सी पर बैठाया। मिस्टर लिन, आप बहुत कमज़ोर हैं, आपको बैठ जाना चाहिए। मैं आपकी देखभाल अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। मैं एक अनाथ हूँ और जल्द ही ग्रेजुएट होने वाला हूँ। अब इस पैसे का आपके लिए कोई उपयोग नहीं रहेगा। अगर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है तो क्या आप मुझसे एक अनुरोध कर सकते हैं? जब मैं आखिरी बार अपनी आंखें बंद कर लूँ तो क्या आप जिंक सिटी वापस जाकर ये पैसे अनाथालय को दान कर देंगे? मिस्टर लिन, निश्चिंत रहें, मैं आपकी इस दया को ज़रूर अनाथालय के बच्चों तक पहुँचाऊँगा। धन्यवाद। मिस्टर लिन, क्या आप मानते हैं कि इंसान मरने के बाद सच में स्वर्ग जाता है? तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मैंने हाल ही में एक बहुत दुखद ड्रामा देखा जिसमें अंत में हीरो मर जाता है और वो हीरोइन से वादा करता है कि वो मरने के बाद स्वर्ग में उसका इंतजार करेगा। जब मैं छोटा था, अनाथालय की मेट्रन हमेशा कहती थी, अगर तुम जिंदगी में बुरे काम नहीं करते तो तुम्हारी आत्मा शुद्ध होती है और तुम मरने के बाद स्वर्ग जाते हो। तो आप जैसे अच्छे इंसान, मिस्टर लिन, ज़रूर स्वर्ग जाएंगे। मैंने सुना है कि स्वर्ग एक ऐसी जगह है जहाँ न दुख होता है न दर्द, वहाँ सिर्फ हमेशा की खुशी होती है। लेकिन क्या लू रुआन के बिना कोई दुनिया सच में खुशहाल हो सकती है? मुझे नहीं पता। मैं बचपन से ही अनाथालय में बढ़ा हुआ हूँ। वहाँ सभी बच्चों के बाल एक जैसे होते थे, सभी एक जैसे कपड़े पहनते थे, हर दिन का समय तय होता था, खाना भी तय होता था। जिंदगी एकदम बेजान और नीरस लगती थी। जब तक कि मैं 7 साल का नहीं हुआ, तब तक लू रुआन अनाथालय में आई। वो लाल रंग की ड्रेस पहने थी, उसके सुंदर घुंघराले बाल थी, वो हर तरह से सबसे अलग थी और उसने तुरंत मेरा ध्यान खींच लिया। उस रात मैंने लू रुआन को कंबल के नीचे छुपकर रोते हुए पाया। मैंने उसका कंबल उठाया और पूछा, तुम क्यों रो रही हो? मुझे मम्मी पापा की याद आ रही है, लेकिन अब वो मुझे नहीं चाहते। मेरे दिमाग में सिर्फ वही बच्चे अनाथालय आते थे जिन्हें उनके माता पिता छोड़ देते थे। मेरी इस बात ने उसे और भी ज्यादा रुला दिया। आखिरकार मैंने अपनी लंबे समय से बचाकर रखी हुई एक दूध वाली टॉफी निकाली, उसे खोला और उसके मुंह में डाल दिया। तभी जाकर वो रोना बंद हुई। यही हमारी दोस्ती की पहली शुरुआत थी। बाद में मुझे पता चला कि लू रुआन को उसके माता पिता की मौत के कारण अनाथालय भेजा गया था। वो हम जैसे बच्चों से अलग थी जिन्हें जन्म के समय छोड़ दिया गया था, लेकिन मेरे लिए सब एक जैसा था, क्योंकि हम सब के पास माता पिता नहीं थे। लू रुआन मुझे बाहर की दुनिया के बारे में बहुत सारी बातें बताती थी जो मैंने कभी नहीं देखी थी। इसी वजह से मैं हमेशा उसके साथ रहना पसंद करता था और बाहर की दुनिया के लिए उत्सुक रहता था। अनाथालय में 11 साल तक हम एक दूसरे के लिए ही सब कुछ थे। हम ही एक दूसरे का परिवार थे। 18 साल की उम्र में लू रुआन ने मुझसे अपने प्यार का इजहार किया और हम दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में दाखिल हो गए। यूनिवर्सिटी के तीसरे साल में लू रुआन ने कोडिंग से अपना पहला बड़ा पैसा कमाया। उसने एक छोटा सा 3 कमरों का घर खरीदा और तब जाकर हमारे पास अपना घर था। उसी घर में लू रुआन और मैंने पहली बार एक दूसरे को पूरी तरह अपनाया। उसके बाद वो मेरे कंधे पर सिर रखकर बैठी रही और मुझे हमारे लिए एक वेडिंग ड्रेस डिजाइन करते हुए देखती रही। हमने फैसला किया कि ग्रेजुएशन के बाद हम शादी करेंगे। शादी के बाद हम 2 प्यारे बच्चों के साथ एक खुशहाल 4 लोगों का परिवार बनाते, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मिस्टर लिन, आप रो क्यों रहे हैं? कुछ नहीं, बस तेज हवा आंखों में चली गई। हालांकि उस समय हल्की सी भी हवा नहीं चल रही थी, लेकिन ली शिंगू ने मेरे झूठ को उजागर नहीं किया। उसे पता था कि मैं जितना बाहर से शांत और मजबूत दिख रहा हूँ, अंदर से उतना ही टूटा हुआ हूँ। आखिर कौन नहीं डरता, कौन नहीं घबराता जब मौत सामने खड़ी हो, खासकर तब जब उम्र इतनी कम हो। ली शिंगू भी ये सोचकर आह भरने लगा कि किस्मत कितनी नाइंसाफी करती है। इतना अच्छा और नेक इंसान, इतनी छोटी जिंदगी। मिस्टर लिन, मैं आपको कुछ खबरें पढ़कर सुनाऊं? ये उनकी रोज़ की आदत बन गई थी, क्योंकि अब मैं देख नहीं सकता था। ली शिंगू मेरे लिए कुछ मज़ेदार और दिलचस्प खबरें ढूंढता और मुझे पढ़कर सुनाता। एक कपल ने कल्पना की कि उन्होंने 50 लाख युआन जीत लिए और फिर उसी पैसे को बांटने के लिए आपस में लड़ने लगे। और ये देखिए, एक आदमी ने लाखों रुपए चुराए, लेकिन खुद के ही उससे भी ज्यादा पैसे चोरी हो गए और गुस्से में उसने खुद ही पुलिस में शिकायत कर दी। दुनिया सच में कितनी अजीब और मज़ेदार जगह है। लेकिन कई खबरें सुनने के बाद भी मैं सिर्फ हल्की सी मुस्कान दे पाया, वो भी बस औपचारिक, दिल से नहीं। ली शिंगू समझ गया कि आज मेरा मूड कुछ अलग है।
भाई लिन, आज आपको क्या हुआ है? क्या कहीं तबीयत खराब है? नहीं, बस कल रात नींद नहीं आई। असल में नींद नहीं आई, मैं पूरी रात एक पल भी नहीं सोया, क्योंकि आज लू रुआन और गू यानचिन की शादी थी। आज जिस लड़की से मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ वो किसी और की दुल्हन बन रही थी। शिंगू, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? जिंग सिटी में लू रुआन और गू यानचिन की शादी का लाइव स्ट्रीम ढूंढ दो। भाई लिन, आप उनकी शादी का लाइव क्यों देखना चाहते हैं? जब मैं जिंग सिटी में था मैंने सुना था कि उनकी शादी बहुत बड़ी होने वाली है। सिर्फ सजावट पर ही करोड़ों खर्च हुए हैं। तो मैं सुनना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि उनकी शादी कितनी शानदार है। शायद इससे मेरी भी शादी देखने की ख्वाहिश पूरी हो जाए। ली शिंगू ने एक मशहूर इंटरनेट स्ट्रीमर का लाइव खोला ताकि मैं साफ साफ सुन सकूं। उसने आवाज़ पूरी तेज कर दी। वेलकम दोस्तों, आज मैं आपको लाइव दिखाने जा रही हूँ जिंग सिटी की टेक क्वीन लू रुआन और गू परिवार के यंग मास्टर गू यानचिन की शादी। सुना है कि लू रुआन को लैवेंडर बहुत पसंद है, इसलिए पूरी शादी का थीम हल्का बैंगनी रखा गया है। यहाँ तक कि हॉल के झूमर भी बैंगनी क्रिस्टल से बने हैं। स्ट्रीमर लगातार शादी की हर चीज का वर्णन करती रही, हवाई जहाज से मंगाए गए फूलों से लेकर रेशमी लाल कालीन तक। मैं हर बात बहुत ध्यान से सुन रहा था। मेरे दिमाग में शादी का पूरा दृश्य साफ दिखाई देने लगा। 1 घंटे बाद दूल्हा बने गू यानचिन शादी के हॉल के प्रवेश द्वार पर दिखाई दिए। लो, आ गए, दूल्हा दुल्हन स्टेज पर आने वाले हैं। लेकिन तभी, अजीब है, यहाँ सिर्फ दूल्हा क्यों है, दुल्हन कहाँ है? और सुना था कि दोनों की ड्रेस भी लैवेंडर थीम की होगी, जो खुद लू रुआन ने डिजाइन की थी। तो फिर गू यानचिन ने साधारण सूट क्यों पहना है? सम्मानित मेहमानों और दूर दूर से आए सभी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। शादी शुरू होने से पहले मुझे एक घोषणा करनी है। आज की शादी रद्द की जाती है। पूरा हॉल सन्न गया। दुल्हन गायब और अकेला दूल्हा शादी रद्द होने का ऐलान कर रहा था। जरूर इसके पीछे कोई बड़ा राज था। क्या दुल्हन भाग गई? ये फैसला मैं और लू रुआन दोनों ने मिलकर लिया है। हम दोनों के लिए शादी एक बहुत पवित्र रिश्ता है। लेकिन शादी से एक रात पहले हमें एहसास हुआ कि हम एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं। शादी में कोई समझौता नहीं होना चाहिए, इसलिए एक ही बिस्तर पर अलग अलग सपने देखने से बेहतर है हम इस गलती को यहीं रोक दें। अगर ये आप दोनों का फैसला था तो लू रुआन यहाँ क्यों नहीं है? वो आपको अकेला छोड़कर क्यों चली गई? दरअसल कल जब लू रुआन प्लेन में बैठी तो उसने गू यानचिन को फोन किया। उसने कहा वो प्रोवेंस जा रही है मुझे ढूंढने। शादी रद्द होने की घोषणा वो खुद अपने अकाउंट से करवा देगी, ताकि सारी जिम्मेदारी उसी पर आए और गू यानचिन पर कोई असर ना पड़े। लेकिन गू यानचिन ने मना कर दिया। उसने कहा वो बिना चिंता किए मुझे ढूंढने जाए, शादी की सारी जिम्मेदारी वो खुद संभाल लेगा। गू यानचिन अपने प्यार के लिए आखिरी बार खड़ा रहना चाहता था, इसलिए उसने अभी भी अपना शादी वाला सूट पहना हुआ था। इस जिंदगी में वो खुद को ये दिलासा दे रहा था कि उसने लू रुआन से शादी कर ली। लिनबे, लू रुआन के लिए तुम्हारा प्यार मैं उससे मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन मैं भी अपने प्यार को तुमसे कम नहीं होने दूंगा। मुझे लगता है ये मिस्टर गू अभी भी लू रुआन से बहुत प्यार करते हैं। मेरे हिसाब से जरूर लू रुआन का मन बदल गया होगा। कितनी घटिया औरत है। भाई लिन, आपको नहीं लगता? लेकिन उस समय मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, लू रुआन और गू यानचिन की शादी क्यों रद्द हुई? क्या लू रुआन को कुछ पता चल गया है? भाई लिन, क्या हुआ? आप मेरी बात सुन रहे हैं? तुमने क्या कहा? मैं कह रहा था शादी कैंसिल हो गई, जरूर लू रुआन का मन बदल गया। अचानक ली शिंगू चीख पड़ा। मैं घबरा गया और तुरंत उसे टटोलने लगा। क्या हुआ? ली शिंगू सामने खड़ी उस लड़की को देख रहा था, थकी हुई, बिखरी हुई। वो एकदम सन्न रह गया। जिस दुल्हन ने अपनी शादी से गायब होकर सबको चौंका दिया था, वो अचानक उसके सामने खड़ी थी। वो कुछ कह पाता उससे पहले ही उसने मुझे सीधे गले लगा लिया। ली शिंगू की आंखें और भी चौड़ी हो गईं। अचानक किसी ने मुझे गले लगाया। मैंने सोचा ये ली शिंगू है, लेकिन अगले ही पल मुझे एहसास हुआ कुछ गलत है। इस इंसान की लंबाई और शरीर ली शिंगू से बिल्कुल अलग था। तुम कौन हो? मुझे छोड़ो। क्योंकि मैं देख नहीं सकता था, मेरे अंदर हमेशा डर बना रहता था। मैं खुद को छुड़ाने ही वाला था, तभी मेरी गर्दन पर कुछ गर्म और गीला गिरा। वो रो रही थी। मेरे दिमाग में तुरंत एक ही चेहरा आया, लू रुआन। लिनबे, मैं हूँ। मैं घबरा गया।
मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आया, उसे सब पता चल गया है। नहीं, मैं उसे सच कभी नहीं जानने दे सकता। लिनबे, तुम कब तक मुझे दूर धकेलते रहोगे? तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, तुम्हें जिंग सिटी में अपनी शादी में होना चाहिए था। तुम यहाँ क्यों आई हो? लिनबे, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मेरा प्यार कभी एक दिन के लिए भी कम नहीं हुआ। प्लीज अब मुझे दूर मत करो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन मैं मर रहा हूँ लूरवान, मैं ज्यादा समय तक तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे मरते हुए देखो, और मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरी मौत के बाद तुम पूरी जिंदगी पछतावे और यादों में जियो। लिनबे, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। इतना कहकर वो मुझे बाहर ले गई। आते वक्त ही उसने सबसे बड़े डॉक्टरों से संपर्क कर लिया था। वो मेरी जान मौत के मुंह से छीन लेना चाहती थी। मिस्टर लिन के शरीर के सारे अंग लगभग भेल हो चुके हैं। लंबे समय तक अज्ञात दवाओं के इस्तेमाल से उनकी हालत और ख़राब हो गई है। अब तक जिंदा रहना ही एक चमत्कार है। आप लोग कहते हैं आपके पास सबसे एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजी है, इन्हें बचा लीजिए, पैसे की कोई कमी नहीं है। माफ़ कीजिए, अब हम कुछ नहीं कर सकते, उनका शरीर अब वापस नहीं आ सकता। तुम बेकार बातें कर रहे हैं, यह आपकी नाकामी है। लिनबे, मैं यहाँ हूँ मेरे प्यार, मुझे वापस ले चलो। मैं अपने शरीर को अच्छी तरह जानता हूँ, डॉक्टर को और मुश्किल में मत डालो। नहीं, तुम्हारा शरीर बिल्कुल ठीक है, चलो हम दूसरे अस्पताल चलते हैं। लेकिन हर जगह एक ही जवाब मिला। मेरे शरीर की सारी सीमाएं खत्म हो चुकी थी, मैं कभी भी मर सकता था। आखिरकार मेरे जोर देने पर लूरवान मुझे वापस लेवेंडर के खेत के पास बने लकड़ी के घर में ले आई। रास्ते भर वो बहुत घबराई हुई थी। उसने मुझे कसकर पकड़ा हुआ था, मानो एक पल भी छोड़ा तो मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। डरो मत। लिनबे, तुम इतने बेवकूफ़ क्यों हो? मैं खुद मर जाती, लेकिन तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती। अगर 3 साल पहले हमारी जगह बदल जाती तो तुम क्या करते? लूरवान चुप हो गई। कुछ देर सोचने के बाद उसे जवाब मिल गया। वो भी वही करती, क्योंकि हम एक दूसरे से अपनी जान से ज्यादा प्यार करते थे। अगर मैं मर भी जाऊं तो तुम्हें अच्छी तरह जीना होगा। मैं तुम्हें 3 साल तक मुझे याद करने की इजाज़त देता हूँ, लेकिन उसके बाद तुम्हें गु यानचिन से शादी करनी होगी, अपना परिवार बनाना होगा। लिनबे, तुम्हें पता है तुम कितनी क्रूर बातें कर रहे हो? तुम मुझे कह रहे हो कि मैं तुम्हें मरते हुए देखूं और फिर किसी और से शादी कर लूं? ये मेरी आखिरी इच्छा है, तुम्हें मानना होगा। लिनबे, इसके अलावा मैं कुछ भी मान लूंगी। हमने वादा किया था कि हम जिंदगी भर साथ रहेंगे। अब जब तुमने मेरे लिए इतना सहा तो मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? चाहे स्वर्ग हो या नर्क, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। तुम इतनी बेवकूफ़ क्यों हो? मुझे कोई भी बेवकूफ़ कह सकता है, लेकिन तुम नहीं, क्योंकि तुम मुझसे 1000 गुना ज़्यादा बेवकूफ़ हो। अगर तुम जानती हो कि मैंने तुम्हारे लिए इतना किया तो तुम्हें मेरी उम्मीदों को जिंदा रखना चाहिए, मेरी आंखों के साथ इस दुनिया को देखना। लेकिन मेरी हर बात के बावजूद लूरवान ने मानने से इनकार कर दिया। जब हम लकड़ी के घर पहुंचे, वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे उतारना चाहती थी, लेकिन मैंने गुस्से में उसका हाथ झटक दिया। वो नाराज नहीं हुई, उसकी नज़रों में मेरा ये गुस्सा पुराने वाले मैं जैसा था। वो धीरे धीरे मुझे संभालते हुए घर के अंदर ले गई। मैं बिस्तर पर बैठ गया और तुरंत अपने घुटनों को पकड़कर सिकुड़ गया। ली शिंगू, यहाँ तो सिर्फ एक ही कमरा है, क्या उसने मेरे लिए होटल का इंतजाम नहीं किया? ली शिंगू पानी लेने गया ताकि मैं मुंह धुलवा सकूं, लेकिन मैंने सहयोग नहीं किया और पानी का बर्तन तक लात मारकर गिरा दिया। लूरवान ने चुपचाप सब साफ किया, फिर से पानी लाई और मुझे साफ करने लगी। जब वो मेरे हाथ पहुंच रही थी, तभी उसने मेरी हथेली पर पड़े छोटे छोटे निशान देखे। उसने जो जो दर्द मुझे पहले दिया था, वो सब उसकी आंखों के सामने फिर से आ गया। वो मेरे सामने एक घुटने पर बैठ गई, अपना सिर झुका लिया और धीरे से मेरी हथेली को चूम लिया। ये समर्पण भी था और पछतावा भी। मेरे प्यार, तुम अब इतना रोते क्यों हो? मैं कभी भी तुम्हारी तरह मजबूत नहीं था। क्या तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे तब भी मैं रो रहा था? मेरे प्यार, किस्मत ने हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी की है। मैंने एक बार उससे जीतकर तुम्हें बचा लिया, प्लीज़ इस बार मुझे हारने मत देना। ठीक है, ये पहली बार था जब मैंने किस्मत की नाइंसाफ़ी से नफ़रत की। लूरवान मान गई क्योंकि वो चाहती थी कि मैं जीतूं। हम दोनों 3 साल बाद पहली बार एक दूसरे को गले लगाकर सोए। मैं गहरी नींद में सो गया,
लेकिन लू रुआन सोने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। वो बार बार उठकर मुझे देखती कि कहीं मैं गायब न हो जाऊं। सुबह जैसे ही मैं जागा, मुझे अपने माथे पर एक हल्का सा चुंबन महसूस हुआ। मेरे होठों पर अपने आप मुस्कान आ गई। ये वही पल था जिसकी मैंने हमेशा ख्वाहिश की थी, हर सुबह अपने प्यार की बाहों में जागना। चाहे कल दुनिया ख़त्म ही क्यों ना हो जाए, अब मुझे उससे डर नहीं था। तभी मैंने लू रुआन को कहते सुना, लिनबे, चलो शादी करते हैं। तुम अभी भी मुझ पर एक शादी का कर्ज रखते हो, लेकिन कोई लेकिन नहीं, बस हाँ कह दो, बाकी सब मैं संभाल लूँगी। मैं तैयार हूँ। अब मेरी ज़िंदगी में ज़्यादा समय नहीं बचा था। मैं अब एक भी पल बर्बाद नहीं करना चाहता था। सुबह उठने के बाद लू रुआन ने खुद मेरे लिए नाश्ता बनाया। खाने के बाद हम दोनों ने वहीं जाकर शादी रजिस्टर करवाई। हमारी शादी बहुत साधारण थी, बैंगनी लैवेंडर के अनंत खेतों के बीच। दूल्हे मिस्टर लिनबे, क्या आप मिस लू रुआन को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं? बीमारी और सेहत में, अमीर या गरीब होने पर भी जीवन भर वफादार रहने का वादा करते हैं? मैं करता हूँ। दुल्हन मिस लू रुआन, क्या आप मिस्टर लिनबे को अपने पति के रूप में स्वीकार करती हैं? बीमारी और सेहत में, अमीर या गरीब होने पर भी जीवन भर वफादार रहने का वादा करती हैं? मैं करती हूँ। अब दूल्हा दुल्हन को चूम सकता है। हमारी पहली किस की तरह मैं धीरे धीरे उसके करीब गया। दिल में घबराहट भी थी और खुशी भी। हल्की हवा चली, फूलों की खुशबू चारों तरफ फैल गई, मानो प्रकृति खुद हमें आशीर्वाद दे रही हो। शादी के बाद मेरी तबीयत हर दिन और बिगड़ने लगी। मैं अक्सर पूरे पूरे दिन सोया रहता और हर बार लू रुआन मेरे पास बिना हिले बैठी रहती, जैसे कोई मूर्ति हो। जब मैं आंखें खोलता तभी वो फिर से जिंदा होती। जब मैं जागता तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद था लू रुआन के साथ लैवेंडर के खेत में जाना। मैं अपना पूरा शरीर उसके कंधे पर टिका देता, फूलों की खुशबू महसूस करता और प्रकृति की सांसों को सुनता। मेरे प्यार, मुझे बहुत नींद आ रही है। अगर नींद आ रही है तो सो जाओ, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी। शायद मरने से पहले इंसान को आभास हो जाता है। मुझे पता था अगर इस बार मैंने आंखें बंद की तो फिर कभी नहीं खोलूंगा। मैंने हाथ उठाकर धीरे से लू रुआन के चेहरे को छुआ, ताकि उसकी छवि हमेशा के लिए अपने दिल में बसा सकूं। मेरे प्यार, मैंने सुना है अच्छे लोग मरने के बाद स्वर्ग जाते हैं। वहाँ न दुख होता है न दर्द, सिर्फ हमेशा की खुशी होती है। क्या मैं स्वर्ग जा पाऊंगा? तुम जरूर जाओगे लिनबे, तुम वहाँ खुश रहोगे। इस बार मैं पहले स्वर्ग जाऊंगा और तुम्हारा इंतजार करूंगा। 100 साल बाद तुम मुझे ढूंढने आना। ठीक है, मैं जरूर आऊंगी। मेरे चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। अब हमारा प्यार स्वर्ग में भी जारी रहेगा। मेरी उंगलियां धीरे धीरे उसके चेहरे से फिसल गईं। इस बार मैं फिर कभी नहीं जागा। लिनबे, माफ करना, मैं तुम्हारा वादा नहीं निभा पाऊंगी। मैं अभी तुम्हारे पास आ रही हूँ। तुमने एक बार मुझसे झूठ बोला था, अब मैं भी तुमसे एक बार झूठ बोल रही हूँ। तभी एक हल्की हवा चली और लू रुआन और मेरा शरीर लैवेंडर के खेत में एक साथ गिर गया। हम दोनों के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान थी। अब हम हमेशा के लिए साथ थे। जब असिस्टेंट और ली शिंगू वहां पहुंचे तब तक हमारे शरीर ठंडे हो चुके थे। उन्होंने हमारी अंतिम क्रिया की और हमारी इच्छा के अनुसार हमारी राख लैवेंडर के खेतों में बिखेर दी। असिस्टेंट शू, क्या आपको लगता है भाई लिन और सीईओ लू अगले जन्म में साथ होंगे? जरूर होंगे। मौत भी उन्हें अलग नहीं कर सकी।